नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में इस वक्त पे मौजूद हैं प्रोफेसर प्रशांत घोष। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी सिंह। आप इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। मैं चाहूँगी कि आप सर का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हमें कराएं। प्रोफेसर घोष सर के बारे में मैं जितना भी कहूँ उतना कम होगा, बट सर का एक्सपीरियंस रिसर्च में और हमारे शिक्षण क्षेत्र में 40 इयर्स का है। और अक्सर लोग सर को सुनने के लिए, सर की क्लास में भी मैंने जो उनके सर के किस्से सुने हैं कि खिड़कियों से भी खड़े होके सर की क्लास सुनने को बच्चे आतुर रहते हैं। और बहुत सारे सर के स्टूडेंट हैं जो IAS PCS हैं, और उनकी क्लास में सुनने के लिए ही बच्चे इतने आतुर रहते हैं कि वो जो सर का रजिस्ट्रेशन है, जो सर क्लासेस भी पढ़ाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पर लाइन लगी होती है। और अभी भी जब सर अभी यहाँ पे भी आए हुए हैं तो सर के स्कॉलर्स अभी भी यहाँ भी सर से मिलने आए हैं। क्या बात है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मैम कि हम ऐसे प्रोफेसर की संगत में हैं पिछले कुछ दिनों से। बिल्कुल, मैं पूरे दिन 3 दिन मैं सर के साथ हूँ और मुझे एक भी पल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सर को छोड़ दूँ। ऐसा लग रहा है कि लगातार सर से हम बात करते रहें, कुछ सीखते रहें, कुछ समझते रहें। जी, तो सर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कुछ लेक्चर्स देने के लिए विश्वविद्यालय में इन दिनों आए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ स्वयं के लिए हमारे पास एक कोर्स है, विकास अध्ययन परिचय एवं सिद्धांत। उसमें सर के कुछ लेक्चर्स हैं जिनके लिए हमने सर से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ आएँ और कुछ हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छे से वीडियो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करें। जी, तो सर अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जी, तो दोस्तों, हम जिस पहलू पर आज बात करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल का विषय है और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई ऐसा शख्स मिलेगा जिनसे हम उन पर बात कर पाएंगे और कभी हम उन पर बात करेंगे, ये भी हमने नहीं सोचा था। हम दोस्तों बात कर रहे हैं गुलजार साहब की। हमारे देश के दुनिया के नामी कलाकार, फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक गुलजार साहब पर हम आज बात करने वाले हैं। और प्रशांत सर का 40 साल का उनके साथ का अनुभव है, उनसे पारिवारिक रिश्ते आपके हैं, तो हम बहुत सारे उनके ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को भी आज जानेंगे। उनके निजी व्यक्तिगत जीवन एक कलाकार का कैसा होना चाहिए उसकी एक आदर्श मिसाल हैं, तो उसको उन किस्सों को भी हम लोग सुनेंगे। दोस्तों, यूँ तो कम्युनिटी रेडियो में हम लोकल कलाकारों पर बात करते हैं, लेकिन गुलजार साहब पर हमें बात करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सीख हमारे लोकल कलाकारों को ये लेनी चाहिए कि कलाकार का जीवन कैसा होना चाहिए। क्यों सर, हमारे लोकल कलाकारों के लिए किस तरह से आज का ये एपिसोड बेनिफिशियल होगा? मैं समझता हूँ कि कलाकार का जीवन या कलाकार की कृति भौगोलिक सीमाओं से बंधी नहीं होती, ना उसकी कोई एक अपनी राजनीतिक भाषा होती है, ना परिधियाँ होती हैं। कला विश्वव्यापी होती है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो। आज भी हम हर भाषा में और संप्रेषण की हर विधा में एक कला को जीवित देखते हैं। इसलिए निश्चित रूप से कला का क्षेत्र किसी व्यक्ति किसी भी विश्व के कोने से हो, लेकिन उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर होता है, चाहे लोकल आप कहें, स्थानीय कहें, चाहे आंचलिक कहें, या फिर देशव्यापी कहें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कहें। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, गुलजार साहब जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था स्लमडॉग मिलेनियर के जय हो गीत के लिए, दूरदर्शन का वो फेमस शो आपको याद होगा जंगल बुक, जिसमें उनका गाना था जंगल जंगल बात चली है, और एक से एक पता चला है, और एक से एक नामी गाने उन्होंने दिए हैं। बच्चों पर उन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा है अपनी बेटी के बहाने। तो इन सब पहलुओं को आज हम समझते हैं। सर, थोड़ा सा एक ब्रीफ आप पहले इंट्रोडक्शन दे दें गुलजार साहब को, अगर हम जानना चाहें पैदाइश से लेकर उनके आखिरी समय तक। अभी 92 साल में गुलजार साहब चल रहे हैं, और सर बताते हैं कि कैसे सीढ़ियों में वो दौड़ लगाते हैं। तो ये सब किस्से कहानी भी दोस्तों आप तक हम आज लाएंगे इस एपिसोड में। तो मैम, हम लोग तो सुन ही चुके हैं, हम अपने लिसनर्स तक चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को पहुंचाएं। बिल्कुल, ये पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि कोई कलाकार व्यक्तिगत रूप में कितना महान है, अगर हम उनके किस्से अगर सुन सकते हैं तो हमें ज़रूर सुनने चाहिए, क्योंकि इसी से हम सीख सकते हैं कि कितने सरल तरीके से कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है और उसका आनंद लेता है। जी बिल्कुल। जी सर। मैं वास्तव में अपने आप को बहुत अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ शायद मुझ पर ईश्वर का वरदान है जो गुलजार साहब जैसे व्यक्ति से इतनी निकटता मेरी हुई, जिन्हें मैं अपना गुरु कहता हूँ। तो मेरा उनका संबंध गुरु और शिष्य का है। तो आपने पूछा गुलजार साहब के बारे में, तो गुलजार साहब का जन्म, जिसे आज हम पाकिस्तान का एक हिस्सा कहते हैं, दीना, एक गांव है दीना, झेलम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी 18 अगस्त 1934 को। विभाजन के बाद वो भारत आ गए
दिल्ली आए और दिल्ली में उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पिता का नाम मक्खन सिंह और माता का नाम सुजान कौर है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि इन दोनों का नाम जानता हूँ, लेकिन मैंने माँ की शक्ल कभी नहीं देखी, क्योंकि उनका इंतकाल मेरे जन्म के बाद हो गया था। और शायद जिनके गोश्त पोस्ट से पैदा हुआ उसको देखा होता तो मेरी ज़िंदगी शायद कुछ और होती। लेकिन उन्होंने इस अभाव को भी जिया है और अनेक बार इस दर्द को अपने नज़मों में, अपने गीतों में बयान भी किया है। उनकी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हुई दिल्ली में, खालसा कॉलेज में उन्होंने हाई स्कूल किया। और मैंने किताब एडिट की थी 1980s में, गुलजार एक शख्सियत, तो उसमें उन्होंने मुझे ख़त लिखा था एज ए प्रीफेस कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि खालसा कॉलेज से हाई स्कूल किया, इंटर बटा बटा सा रहा, आखिर फेल होकर छोड़ दिया, लेकिन बातें ऐसे करता हूँ जैसे ग्रेजुएट हूँ। क्या बात है। तो यानी कि 12वीं फेल थे गुलजार साहब? जी हाँ। क्या बात है। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड तो 12वीं फेल थे, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन का लेवल है, उसको हम कागज़ों पे नहीं बांध सकते। जो उनकी कृति है, जो उनकी सोच है, उसके लिए ये कागजी डिग्रियां कभी आड़े नहीं आती हैं। चांसलर वो, और उससे बड़ी बात यह है कि उनको जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो प्रणब मुखर्जी भी उनके बहुत प्रशंसक थे। तो उनके कार्यकाल में उनको पद्म भूषण मिला और प्रणब मुखर्जी ने एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गुलजार साहब को आसाम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सिलचर, तो उसका चांसलर नियुक्त किया, कुलाधिपति नियुक्त किया। तो जब चांसलर नियुक्त हुए तो उसके कुछ ही दिनों बाद मैं मुंबई गया हुआ था, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बधाई दी। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए अजीब इत्तेफाक है कि मैं तो कभी इंटर भी नहीं पास किया, यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, लेकिन आज मुझे वहाँ पर चांसलर बना दिया, ये बड़ा कंट्रास्ट है। तो मैंने कहा नहीं, आपके चांसलर उन कागजी डिग्रियों पर नहीं है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, लाइफ में, लिटरेचर में, उसकी वजह से है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें बड़े दायरे हैं मेरे, क्योंकि चांसलर मुझे जो भी स्पीच देनी होती है वो पूरा रिटर्न मुझे मिलता है, मुझे वही बोलना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं बोलना है। तो मेरी जो क्रिएटिविटी वहाँ जाकर रुक जाती है। मैंने कहा वो अलग बात है, तो उसके लिए आपके अलग मंच तो हैं, यहाँ पर ऐसी बातें कर सकते हैं। एज ए स्पीच ऑफ चांसलर ना होकर आप बाकी बातें तो करते हैं। और तो सर अमृतसर में पढ़ाई उनकी 12वीं दिल्ली में हुई। जी। उसके बाद फिर मुंबई का कब रुख किया उन्होंने? अब चूंकि उनका मन बचपन से ही कविताओं में, शायरियों में लगता था। और उन्होंने बचपन से ही बहुत पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर को, मिर्जा गालिब को। तो वो बाई हार्ट, अगर आप पूछे कि गुलजार कौन है, जिनकी चर्चा बहुत होती है फिल्मकार के रूप में या गीतकार के रूप में, तो मैं कहूँगा गुलजार हृदय से गीतकार हैं। ही इज अ पोएट बाय हार्ट। हालांकि उन्होंने बहुत सी पेंटिंग भी की है, वो सितारे बजाते हैं, तो विविध प्रकार की कलाएं उनके पास हैं। लेकिन उनकी शख्सियत का जो पहला हिस्सा है वो है पोइट्री, जिसके लिए उन्होंने इन सबको अपना आदर्श माना था। तो उनका ये मतलब था कि मैं इस पोइट्री के बारे में और इसको विकसित कैसे करूं। तो उनके ब्रदर भी थे जो कि बिजनेस के लिए आ गए थे बॉम्बे, तो वो भी बॉम्बे चले आए थे। और बॉम्बे में उन्होंने संघर्ष किया और एक मोटर गैराज में उन्होंने छोटी सी नौकरी की, पेंटर की, क्योंकि पेंट भी एक कला है। तो उन्होंने कहा कि इस काम को करने में मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता था कि जब मैं पेंट कर देता था मोटर कार पे, उसके बाद सूखने के बीच में वक्त चाहिए सूखने के लिए, तो जो टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी किताबें पढ़ लेता था, नज़में पढ़ लेता था और कुछ राइटर से मिल लेता था। और शाम का वक्त जब तो मुझे खाली हो जाता था पेंटिंग के बाद, तो मैं कुछ कविताओं की महफिलों में शायरों के साथ संपर्क करता कि वही मेरे खून में बसा हुआ था। यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। बाद में उनको दोस्तों ने बिमल रॉय के साथ मिलवाया और उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बने। 5th नंबर का असिस्टेंट, सबसे नीचे के नंबर असिस्टेंट थे। लेकिन मुंबई में ही तो बिमल रॉय उन दिनों बंदिनी बना रहे थे और इत्तेफाक हुआ कि शैलेंद्र को गाने लिखना था, लेकिन किसी वजह से शैलेंद्र गाने के लिए उस वक्त उपलब्ध नहीं थे। तो किसी ने कहा बिमल रॉय से कि आप गुलजार से पूछिए, वो लिख दे, तो वो भी तो कविताएं करता है, शायरी करता है। तो उन्होंने गुलजार साहब को बुलाया। उसके बाद गुलजार साहब बैठे बिमल रॉय के साथ, सचिंदर बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे उनके साथ। और उसके बाद जो एक लंबी कहानी है, मैं उसको कट शॉर्ट बताता हूँ कि उसका जो अंतिम परिणाम हुआ वो हमेशा के लिए अमर गाना है, मुरा गोरांग लैले मोहे श्याम रंग गए थे। ये पहला उनका ये पहला जिन्होंने
उन्हें गुलजार के नाम से स्थापित किया इस दुनिया में। उसके वैसे बाद नाम उनका यात्रा, संपूर्ण सिंह कालरा, उनका असली नाम जैसे मैंने बताया कि उनके पिता का नाम पंजाबी मक्खन सिंह सरदार है, उनके रीजन सिख है, माँ का नाम सुजान कौर, उनका अपना नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। तखल्लुस से उनका गुलजार, और उनको हम गुलजार के नाम से ही जानते हैं, और शायद बहुत से श्रोता उनका असली नाम नहीं भी जानते। जी। तो सर उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर बिमल रॉय की कई फिल्मों में हाँ, फिर तो उन्होंने लिखा लगातार काम करना शुरू किया, फिर मकबूलियत हासिल हुई, और फिर तो उन्होंने लगातार काम किया। और सबसे बड़ी खासियत उनकी ये रही कि उन्होंने समय के साथ साथ अपने आप को बदला। जबकि मैं आपसे कहूँ कि फिल्मों में गीत लिखने की संभावनाएं बहुत सीमित होती हैं, यानी वहाँ पर आपको मीटर का दायरा है, म्यूजिक का दायरा है, स्क्रिप्ट का दायरा है, और लोग जिसको पसंद करेंगे और उस प्रोड्यूसर क्या चाहता है, डायरेक्टर क्या चाहता है, इन सब का दायरा है। लेकिन उन्होंने उस दायरे का भी सम्मान करते हुए जो अपनी नई रचनात्मकता दी है, जिससे हम किसी गाने को सुनते हैं तो तुरंत लगता है ये गुलजार साहब ने लिखा होगा, कोई और लिख ही नहीं सकता। और उन्होंने बहुत से प्रयोग किए, जिन प्रयोगों को लोगों ने अपनी जबान में बड़ी आसानी से उतारा है। जैसे मिसाल के तौर पर जो कठिन है, जैसे मिसाल के तौर पर आजकल पाँव जमीन पे नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है तुमने मुझे उड़ते हुए। क्या बात है। तो ये पाँव जमीन पे न पड़ना एक कहावत है, लेकिन उस कहावत को उन्होंने किस प्रकार से गाने में उस सिचुएशन में बदला है, तो ये उनकी खूबी है। बिल्कुल, उनकी कुछ गानों की मिसालें भी हम बीच में लेते रहेंगे। जी। उसके अलावा सर उन्होंने त्रिवेणी का जो एक एक्सपेरिमेंट किया, जी, मैंने कहा कि मैंने हमने पहले गजलें सुनी हाँ, थी, दोहे सुने हैं। हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि ही इज बेसिकली ए पोएट, लेकिन पोएट होते हुए भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया नज़मों पर। नज़में अर्थात जिन्हें हम हिंदी में कविता कहते हैं, वो है नज़में। गीत और कविता में फर्क है। गीत गेय होता है, छंद होता है, अंतरे होते हैं, मुखड़ा होता है, बंद होता है। कविता में ऐसा नहीं था, किसी एक विषय को लेकर उसी पर हम बातें करते रहते हैं, बात खत्म हो जाती है। उसी का आप समझिए कि उर्दू तर्जुमा है नज़्म। तो उन्होंने नज़में बहुत सारी लिखी हैं, और त्रिवेणी नाम से उन्होंने एक नई विधा शुरू की है अदब में। हम सभी जानते हैं कि दोहा 2 पंक्तियों का होता है, एक बात पूरी हो जाती है। शेर 2 मिसरों का होता है, एक बात पूरी हो जाती है। लेकिन अगर किसी दोहे के बाद एक छोटा सा गैप देकर एक तीसरी लाइन जोड़ी जाए, या शेर मुकम्मल हो जाए उसके बाद एक गैप देकर तीसरी लाइन जोड़ दी जाए, तो ये त्रिवेणी कहती है, जो उस 2 पंक्तियों की बात को एक बिल्कुल नए मायने प्रदान करती हैं। तो इसे गुलजार साहब ने त्रिवेणी नाम से दिया है। और त्रिवेणी, मैं एक आध आपको बताऊं कि वो त्रिवेणियां होती कैसी हैं। जैसे उनकी एक त्रिवेणी है, पहले आप 2 पंक्तियां सुनिए, इसमें आपको लगेगा कि हाँ बात तो मुकम्मल हो गई। वो त्रिवेणी है, सब पे आती है सबकी बारी से, ये पहला मिसरा है। सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुंसिफ है कमोबेश नहीं। यानी मृत्यु सबको आनी है, ये जज है। और इट इज नॉट कि किसी को कम मृत्यु मिले, किसी को अधिक मृत्यु मिले, सबकी मृत्यु होगी, बारी बारी से होगी, टाइम अलग हो सकता है। और लग रहा है कि मिसरा खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन 2 मिसरे खत्म हो गए, शेर मुकम्मल हो गया। लेकिन तो उन्होंने लिखा, फिर आप त्रिवेणी समझिए कि वो आपको एक गैप के बाद, एक क्षण के अंतराल के बाद आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगी त्रिवेणी क्या है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुंसिफ है कमोबेश नहीं। तीसरा मिसरा है, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती है। क्या बात है, वाह, क्या मरते सभी लोग हैं, क्या सभी लोग जीते भी हैं। यहाँ पे जिंदगी के मायने बहुत सारे हैं, जो हम सभी जिसका अनुभव करते हैं। हम कहते हैं यार कि कोई जिंदगी जी रहे हैं हम। जिंदगी सब पे नहीं आती, मौत सब पे आती है। ये जो त्रिवेणी है, जो तीसरी लाइन है, वो बिल्कुल नई फिलॉसफी को व्यक्त कर देता है, जो गुलजार साहब की अपनी विधा है, जिन्होंने अपना इजाद किया है। वैसे उनके नज़में बहुत सारी है, वो उनका सारा योगदान नज़मों है। कई उनकी अपनी फिल्मों में भी उनके नज़मों को रखा गया है एज ए नज़्म के रूप में। अच्छा, आनंद फिल्म देखिए तो उसमें आनंद का स्क्रिप्ट, आनंद तो मेरे ख्याल से बाबू मोशाई वाला जो जिंदगी, आनंद का स्क्रिप्ट पटकथा और संवाद गुलजार साहब के थे। और ये जो डायलॉग, निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी का था। लेकिन मेरे ख्याल से उससे सशक्त पटकथा और सशक्त डायलॉग, एक कैंसरग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु और उसको जीवित देखने की इच्छा का डॉक्टर मित्र, इन दोनों के संघर्ष जो है, दोनों के व्यक्तित्व है, उसको भी परोया उन्होंने। तो जिस पर नेशनल अवार्ड मिला, उनको अनेक नेशनल अवार्ड मिले, और साहित्य अकादमी के, ज्ञानपीठ, सारा उनको मिला है।
भारत में सिनेमा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के, वो उनको मिला। जैसे आपने अभी जिक्र किया, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर मिला है, पद्म भूषण है। तो उनकी कृतियों को, उनकी रचनाओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों की एक बहुत लंबी सूची है, जिनका हम जिक्र करेंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन लग जाएगा पूरा। लेकिन हाँ, हम गुलजार साहब जिक्र करेंगे कि उनकी एक बेटी है मेघना गुलजार, जो कि अभी फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत जानी मानी है। उनकी एकमात्र बेटी है मेघना गुलजार, जिसको हम जानते हैं। उसके घर का नाम बोस्की है। बोस्की के बहाने उन्होंने बच्चों पर जो बहुत ही अद्भुत काम किया, सर उसे हम जानना चाहेंगे। अपनी बेटी बोस्की के नाम से अपने घर का नाम रखा है बोस्कियाना। जैसे होता है आशियाना, उनके घर का नाम है बोस्कियाना, बांद्रा में है, पाली हिल में। बड़ा खूबसूरत सा मीनिंग होता है, आपने बताया, रेशम, मुलायम, और ये है। तो जो बोस्कियाना है वो बहुत खूबसूरत सा बंगला है उनका अपना, बांद्रा पाली हिल में। तो उसका नाम ही रखा है बोस्कियाना। और एक पिता का बेटी के साथ क्या प्रेम होता है, माने गुलजार जैसा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को बर्थडे पे बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीजें उपहार दे सकता है, लेकिन गुलजार साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बेटी के जन्म से लेकर हर जन्म दिवस पर उसकी उम्र के आधार पर एक किताब लिखी, उसके पब्लिश कराया और उसको दिया। क्या बात है, क्या बात तो है। हर जन्मदिन पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बाल साहित्य में, जैसे जब उसके जो पैदाइश हुई, पैदा भी लिखा है। पहला मैं 2 लाइन सुना देता हूँ कि बिटिया रानी बोस्की, बूंद गिरी है उसकी। अद्भुत मैम, तो ये है। ऐसे उन्होंने किताबें हैं, बोस्की की गिनतियां, जिन्होंने 1 से लेकर 100 तक गिनतियों को सिखाया, इसी प्रकार के मिसरों में पिरोकर। फिर वर्णमाला पे सिखाया, बोस्की का पंचतंत्र, और बहुत सारी किताबें हर जन्मदिन पर। तो उनको हम एक शायर के रूप में जानते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में अगर जाने, और एक क्रिएटिव पिता जो अपनी बेटी को हर वर्ष उस बढ़ती हुई आयु के अनुरूप किताब लिख के पब्लिश करके दे, ये मेरे ख्याल से मैंने विश्व में कभी देखा नहीं ऐसा, कोई ऐसा करता हो। पंचतंत्र की कहानियों को भी उन्होंने कुछ अलग बोस्की का पंचतंत्र मैंने आपसे जिक्र किया, उस पंचतंत्र को भी उन्होंने पिरोया है। तो ये उनका बाल साहित्य में भी इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा लिरिसिस्ट जो है, वो बच्चों पर भी इतना शानदार लिख गए कि बच्चों के साहित्य को थोड़ा हास्य का साहित्य से है। वो आज भी बच्चों के साथ बहुत रहते हैं। तो जिनका जिक्र किया मेघना गुलजार बोस्की, उसका एक बेटा है, समय उसका नाम है। तो मैंने उनसे गुलजार साहब से एक दिन पूछा था कि आप समय के साथ साथ, बेटे के नाम से नहीं, वक्त के साथ साथ किस प्रकार से आपके लिरिक्स में चेंज होता है, हो रहा है। आपने एक तरफ लिखा था बंदिनी का गाना मोरा गोरांग ले ले, फिर आपने ये भी लिखा छैया छैया भी लिखा, खजरारे भी लिखा। और किसी गाने में सबसे बड़ी खासियत गुलजार साहब की ये है कि उनके किसी भी गाने में कोई फूहड़पन नहीं है, कोई हल्के शब्द नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से भले, लेकिन उसमें भी मीनिंगफुल, उसमें भी लिटरेचर है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने एक तरफ जहां पर बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे वक्त के साथ साथ अपने ये लैंग्वेज चेंज की, समय के साथ हाँ कैसे चेंज की। तो उन्होंने कहा मुझसे बहुत कई बड़ा आसान है, बस आपको बच्चों के साथ अपना वक्त बिताना चाहिए, उनकी भाषा ये सब समझनी चाहिए। वो क्या, उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल, मैं अपने ग्रैंडसन से पूछता हूँ तो ये फंक्शन क्या होगा, तो वो मुझे सिखाता है। तो सीखने की भी उम्र नहीं होती, तो हम उस उम्र के साथ अपने आप को रख के देखें तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए काम भी उन्होंने किया, बच्चों की निकटता भी है। तो मैंने कहा कि मैं इस दुनिया को बच्चों के साथ और बाकी दुनिया को बहुत करीब से देखता हूँ, ताकि उनकी भाषा समझ को नए नए प्रतिबिंब ला सके। जी 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 जी। तो सर समय की कमी है, लेकिन चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि उनका एक निजी जो जीवन था, वो एक शख्सियत के तौर पे किस तरह की शख्सियत थे। एक तो कलाकार का जीवन है। देखिए, अगर मैं उनके जीवन के बारे में बात करूं तो वो जितने बड़े गीतकार हैं, फिल्मकार हैं, जिनको आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी कहीं अधिक बड़े वो इंसान हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत बड़े हैं, और जिनका हम कद नाप नहीं सकते। मैं समय अभाव है, वरना मैं बहुत सारी बातें करता। मैं एक केवल उदाहरण आपको देता हूं कि वो व्यक्ति कैसे हैं। चूंकि उनके साथ मेरा रिश्ता गुरु शिष्य का है और हम बहुत निकट हैं। तो अभी कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। दिसंबर का महीना था, तारीख थी 28 दिसंबर। तो प्रोफेसर निशी पांडे वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो उस कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी। ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था, सारे देश से टीचर्स आए हुए थे, और उसका समापन सत्र होना था 28 दिसंबर को, रविवार था। तो किसी के माध्यम से निशी पांडे जी ने संपर्क किया गुलजार साहब से, और कहा कि अगर आप चीफ गेस्ट बनकर आ सकें तो हमें बड़ी खुशी होगी।
और एक इंटरेक्शन हमारा हो जाएगा आपका हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो टीचर्स सारे। तो उन्होंने हाँ कह दिया, ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो तब उन्होंने निश्चित जी ने मुझे फ़ोन किया इलाहाबाद और कहा कि सर ऐसा है कि वो गुलजार साहब हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, अगर आप लखनऊ आ जाए उनको इंट्रोड्यूस कर दें तो एक अच्छा हो जाएगा इंट्रोड्यूस कौन, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, किताब लिखी है, इतने निकट हैं, आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, क्योंकि लखनऊ और इलाहाबाद दूरी मात्र 200 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। मैंने कहा लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप गुलजार साहब को बता दीजिएगा कि इलाहाबाद से प्रशांत आएंगे आपका तारुफ करने के लिए। तो उनको खुशी हुई कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम था। वहाँ में मालविया हॉल है, जहाँ पे पूरा बहुत बड़ा हॉल है। तो मैं इलाहाबाद से बाई कार, मैं और हमारी वाइफ दोनों लोग पहुँच गए और 10:30 बजे पहुँच गए थे उस हॉल में। और तो पूरा हॉल भरा हुआ था, सामने एक रो पूरा सोफे का खाली था जिसमें वाइस चांसलर बैठे हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे। तो निशी पांडे ने मुझे रिसीव किया कि आप सर आप बैठिए इसी सोफे पर, अभी गुलजार साहब बस चल चुके हैं, आ रहे होंगे, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट बाद वो आ गए। तो मैंने तुरंत जब आए तो सबसे आगे मैं बैठा ही हुआ था, मैंने उनके पाँव छुए गुरु के। तो उन्होंने हाथ में किताब ली हुई थी रात पश्मीने की। तो उन्होंने कहा देखिए ये किताब मेरी अभी 2 दिन पहले शाया हुई है, मैं आपके लिए लेकर आया। तो मैंने मेरे लिए लिखा था, अच्छा सा हमेशा हमें लिख के देते थे। अच्छा, हाँ। तो मैंने दिया, मैंने कहा बहुत खुशी का इत्तेफाक था कि देखिए आप यहाँ पर हैं, मैं अभी किताब निकली तो आप इसका हकदार हैं, आप लीजिए इस किताब को। उसके बाद मेरी वाइफ ने पैर छुए, उनका के बाबा प्रणाम। उनका कह रहे बहुरानी आप भी आई हुई हैं? कि हाँ बाबा, तो अगर आप बॉम्बे से यहाँ आएंगे, लखनऊ आएंगे, तो हम तो बगल से आएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे? इधर बड़ी खुशी और क्या हालचाल पूछने लगे। तब तक मैं चला गया मंच पर उनको इंट्रोड्यूस करने। तो मैंने जाहिर सी बात है कि लोग मुझे सुनने नहीं, गुलजार साहब को सुनने आए थे। मैंने बहुत संक्षेप में उनका परिचय दिया, जो आपने कहा बाल साहित्य से लेकर सिनेमा में सब कार्यक्रम। फिर उन्होंने अपनी बात शुरू की। विषय था एन इंटरेक्शन विद गुलजार, और तमाम लोगों ने सवाल जवाब किए, सब बातें हुई। और ये कार्यक्रम होते होते 1-1:15 बज गया दिन का। जब खत्म हुआ कार्यक्रम तो मंच पर प्रोफेसर निशी पांडे जो कन्वीनर थी और वाइस चांसलर, ये दोनों मंच पर चढ़े। निशी पांडे जी ने उनको एक बुके दिया और एज ए मोमेंटो वाइस चांसलर ने उनको एक पश्मीने की शॉल पहनाई। और तमाम प्रेस वहाँ पे मौजूद था, सब फोटो खींचने लगे। तो गुलजार साहब ने कहा रोक दिया सबको कि नहीं, फोटो 1 मिनट बाद खींचिएगा। फिर मैं सामने सोफे बैठा तो प्रशांत आप ऊपर आइए। तो मैं ऊपर गया कि बहुरानी आप भी आइए, वो भी ऊपर आई। तो उन्होंने माइक पे कहा मुझे अपने बगल में खड़ा करके कि ये प्रशांत हैं, जिनका तारुफ अभी कराया गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये तो उन्होंने तारीफ कराया, लेकिन वो मेरे लिए क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। ये उनका पहला वाक्य था। फिर उन्होंने कहा और ये मेरी बहुरानी है, प्रशांत जी की वाइफ है, और ये भी आई हैं। फिर उन्होंने कहा जो वो महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा मुझे ये मालूम था प्रशांत आ रहे हैं और मैं उनके लिए एक किताब लेकर आया था। मुझे मालूम ही था कि बहुरानी भी आ रही है और मैं उसके लिए कुछ लाया नहीं, तो मैं बहुरानी को खाली हाथ कैसे जाने दूं। तो तुरंत वहीं मंच पे उन्होंने सबके सामने वही शॉल जो 1 मिनट पहले उनको पहनाया गया था, वो उतार कर मेरी वाइफ को पहना दिया। और हम दोनों को एक हाथ में मुझको पकड़ा, एक हाथ को वाइफ से पकड़ा और कहा कि ये मेरा परिवार है, अब आप फोटो खींच सकते हैं। ये उनकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा है जो हमको प्रेरणा देता है कि काश हम भी ऐसा बन पाए, हमें भी ऐसी सोच आ पाए। गुलजार साहब जैसा इतना बड़ा व्यक्ति अगर वो एक मुख्य अतिथि के रूप में एक बात करे, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है बहुरानी खाली हाथ कहे जाएगी। दिस इज द ह्यूमन वैल्यू जो एक इंसान को गुलजार बनाती है, उनका कद ऊंचा करती है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये बहुत ही सुंदर सीख है चलते चलते, है ना मैम। इतनी शानदार सीख है कि एक कलाकार के मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए कितनी फिक्र हैं उनको, है ना। और इतनी खूबसूरत संदेश आपने लास्ट में इसके थ्रू दे ही दिया है। तो मैम समय कम है, हम लोग सर की किस्से कहानियाँ सुनते रहेंगे अपने लिसनर्स तक, समय समय पर जब भी सर का यहाँ पे आना होगा। जी जी। तो उम्मीद करती हूँ सर हमारे यहाँ प्रोग्राम में फिर आएंगे और हम फिर आपके सामने साथ। और गुलजार साहब की अगर बातें करते हैं मेरे ख्याल से कई घंटे कई दिन भी कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो इतना पढ़ा और खुद आपकी नजमे सर हैं, तो हम लोग उन्हें भी सुनेंगे भविष्य में। आप भी लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी होगी जी। आपने इतना वक्त दिया, इतने किस्से सुनाए, आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सर।